ये बीजेपी की पहली सरकार है, सम्राट चौधरी पहले मुख्यमंत्री हैं और सत्तारूढ़ एनडीए को एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी और जिस तरीके से पूरा एनडीए लगता था पहले के चुनाव में, वो दिखा नहीं इस बार। केवल जदयू थोड़ा बहुत लगी थी, वो भी कार्यकर्ता नहीं लगे हुए थे। दल के नेता न मिल गए हैं। आज भी कार्यकर्ता के लेवल पर जिसको आप कहते हैं वो स्वाभाविक कांग्रेस और राजद में है क्या? मतलब खेमेबाजी बागी दोनों तरफ कुछ होगा, नेचुरल है, इसमें सब होता है और पैसे का खेल तो दोनों तरफ से हुआ होगा। सम्राट की साख गिरेगी सर इससे? सवाल तो है अभी। राधाचरण सेठ को के बेटे को जो कैंडिडेट बनाया गया वो एनडीए के लोगों को रास नहीं आया। नीतीश जी का शासन था और सम्राट चौधरी का शासन है, तो कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी आपको देखने को मिलेगी। राजद के इस रंग में भंग जैसा पड़ा है, क्योंकि एक उनका सिपाही तेजस्वी यादव का सिपाही कहा जा रहा है कि नीट का पेपर वाले मामले में गिरफ्तार हुआ है। उसमें भाजपा का भी 2 नेता गिरफ्तार हुआ। देखिए इस तरह का जो एक पूरा अरबों का कारोबार हो रहा है और चुनाव में कहीं कहीं प्रभारी बनते हैं तो चुनाव में जीत उनके राज्य में हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री के विभाग में विभाग की परीक्षा में फेल हो रहे हैं। कि राजद ने कहा है कि देखिए ये बैलेट पेपर की जीत है और जब जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब तब हम लोग जीतेंगे और पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। केरल में कैसे जीत हुई कांग्रेस की? हाँ बिल्कुल। तमिलनाडु में वहाँ डीएम की हार कैसे हो गई? कोई सवाल नहीं इस तरह की बात जो लोग करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद पहली बार भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल ने एक एमएलसी की सीट जीत ली है। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्थानीय प्राधिकार का एमएलसी का चुनाव था और उसमें राजद ने फतेह किया है। उसके बारे में सर से विस्तार से बात करेंगे, लेकिन राजद के इस रंग में भंग भी पड़ गया है। जीत के जश्न में एक ऐसी भी खबर आई है जिससे राजद को परेशानी हो सकती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, राष्ट्रीय जनता दल के लिए बहुत खुशी का दिन है आज। देखिए, आप जहाँ बातचीत कर रहे हैं बिहार विधान परिषद का ही परिसर जी, इसी सदन में आने और इसी सदन के लिए एक सीट आरा बक्सर की सीट खाली हुई थी और वो स्थानीय निकाय क्षेत्र की सीट है। उसमें पंचायत और नगर निकायों के जो वार्ड पार्षद हैं, मुखिया, इसके बाद जिला पार्षद, सब यही लोग वोटर होते हैं। तो ये चुनाव हुआ, उपचुनाव था, इसलिए कि राधाचरण सेठ जो एमएलसी थे वो पाला बदले थे। पहले तो राजद के ही एमएलसी थे, उन्होंने पाला बदल लिया था कई और अपने साथियों के साथ। उसमें राबड़ी देवी की विपक्ष के नेता की कुर्सी तक छीन गई थी। अब उसके बाद चुनाव हुआ, उसमें वो जीत गए, विधायक हो गए, एमएलए हो गए। संदेश से और एमएलए बनने के बाद स्वाभाविक है कि 2 सदन का कोई सदस्य नहीं रह सकता है, तो ये सीट खाली की थी जिसका उपचुनाव हुआ और उसमें राधाचरण सेठ ने अपने बेटे को, कन्हैया प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था पार्टी के तरफ से। नीतीश कुमार ने खुद ही उनको टिकट दिया था, पार्टी के अध्यक्ष जो ठहरे। और उपचुनाव हुआ। दूसरी ओर राजद की सीट तो पहले थी ही, जहां राधाचरण सेठ जीते थे राजद के ही सैम्बुल से, और वहां लालदास राय जो पूर्व एमएलसी हैं, उनके बेटे को टिकट दिया पार्टी ने और वो जीत गए। जीतने के बाद जो नतीजा आया उसमें एक बागी कैंडिडेट भी बना हुआ था जदयू का, और कहा था कि भाई देखो, हमको तो जदयू ने टिकट नहीं है तो हम थोड़े जीतने देंगे। तो जो वोट आया है 600 से अधिक वोट आया है और 400 से अंतर से हार जीत हुई है, तो स्वाभाविक कि जो बागी कैंडिडेट है वो लक्ष्य पूरा किया, खेल बिगाड़ा, एक तरह से जीत कर भी वो हार गया है। तो एक तस्वीर है। देखिए, ये स्थानीय निकाय क्षेत्र की विधान परिषद में 24 सीटें हैं और ये 24 सीट का चुनाव 22 में हुआ था। तो सर, ये चुनाव मतलब कैसे होता है, किन किन लोगों के द्वारा? ये देखिए, स्थानीय निकाय क्षेत्र विधान परिषद में कई क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्र से लोग आते हैं, स्थानीय निकाय क्षेत्र से आते हैं, शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से आते हैं और राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। यही कंपोजिशन है। 75 का हाउस है। अब एक सीट अभी खाली है। नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा किया था, जिनका कार्यकाल अभी 4 साल अभी और बाकी है, उस सीट का उपचुनाव होना है। मुझे लगता है कि 9 सीट के लिए और चुनाव होना है। 28 जून को ही विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त पूरा हो रहा है जो विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो चुनाव आयोग इस 10 सीट में 1 सीट के लिए उपचुनाव और 9 सीट के लिए चुनाव, द्विवार्षिक चुनाव इसको कहते हैं, उसकी घोषणा होगी। लेकिन आज जो नतीजा आया है, सच पूछिए, बीजेपी की पहली सरकार है, सम्राट चौधरी पहले मुख्यमंत्री हैं और सत्तारूढ़ एनडीए को एक बड़ा झटका है।
कि एनडीए की एक सीट, जदयू का कैंडिडेट था लेकिन एनडीए की एक सीट राजद ने छीन ली है। इसमें एक सवाल और उठ रहा है सर कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी और जिस तरीके से पूरा एनडीए लगता था पहले के चुनाव में, वो दिखा नहीं इस बार। केवल जदयू थोड़ा बहुत लगी थी, वो भी कार्यकर्ता नहीं लगे हुए थे। जदयू को तो एक तो बागी कैंडिडेट का भी देखना पड़ा, खेल देखा आपने जो मैंने आपको चर्चा की, लेकिन दल के नेता न मिल गए हैं। आज भी कार्यकर्ता के लेवल पर जिसको आप कहते हैं वो स्वाभाविक कांग्रेस और राजद में है क्या? ठीक है, बीजेपी और जदयू दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। कार्यकर्ता के लेवल पर सचमुच जो समन्वय चाहिए, जो एक आपसी समझदारी से कहिए कि जैसे एक चना के दो हक होते हैं ना, तो वो कहाँ दिखता है भी। तो जदयू का कैंडिडेट था। देखिए इस चुनाव में वोटर होता कौन? कॉमन आदमी तो होता नहीं है। पंचायत निकायों के निर्वाचित सदस्य, नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य, यही वोटर होते हैं। और इसमें कोई पैसों का खेल चलता है पूरे ये बिना पैसे का कुछ होगा ही नहीं। एक एक वोट जो है 3000 चरण के पुत्र, उनके पास भी तो पैसों का अंबार होगा। तो वही अंबार होगा। तो अब देखिए ये जो अभी कैंडिडेट जीते हैं इसकी पृष्ठभूमि जानिए ना। ये सब बालू के अच्छे कारोबारी हैं। तो जब कारोबार बड़ा है तो खर्च करने में भी कहाँ कोताही होगी, खर्च हुआ ही होगा। जो चर्चा आम है, बीजेपी मन से ढंग से नहीं लगी थी इस चुनाव में। ये वो बीजेपी ढंग से लगी थी नहीं, है तो जदयू वाले ही बताएंगे। जो हारा है उसका दर्द तो समझना होगा। राधाचरण सेठ अपने आप, मुझे तो उस दिन भी याद है कि जिस दिन ये कैंडिडेट की घोषणा हुई थी राधाचरण सेठ के बेटे को, उस दिन डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो कांग्रेस के एमएलसी थे, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो वहाँ उस इलाके के बड़े नामी सांसद थे, तपेश्वर सिंह उनके सुपुत्र हैं। और कांग्रेस उन्होंने छोड़ी थी, उनकी भी ये लालसा थी कि हम इस सीट से चुनाव लड़ें, लेकिन बात नहीं बनी। उसी जिस दिन वो ज्वाइन किए उसी दिन कैंडिडेट की घोषणा हो गई। तो अब बताइए कि जिस बूते डॉक्टर अजय भी लड़ना चाहते होंगे, उनके लोग समर्थक, उनके शुभेच्छुक क्या राधाचरण सेठ को सपोर्ट किए होंगे? मतलब खेमेबाजी बागी दोनों तरफ कुछ होगा, नेचुरल है, इसमें सब होता है। और पैसे का खेल तो दोनों तरफ से हुआ होगा। यदि पैसे पर जो चुनाव में हार जीत होती है तो ये तो दोनों तरफ से न हुआ होगा। मजबूती नहीं दिखा पाई जो सरकार की एकजुटता थी, एनडीए की एकजुटता थी, जो राज्यसभा में दिखाई दिया। जदयू की तो प्रतिष्ठा दांव पर न लगी थी, उसकी सीट जीती हुई थी, उसके की नहीं लगी थी। अब पहले तो जदयू कैंडिडेट की, एनडीए कैसे अलग है? एनडीए में ही जदयू है, बीजेपी है, सब तो उसी में है। तो इसमें जब हार हो गई तो फिर सहयोगी की बात आप क्या करें? की साख गिरेगी सर इससे? सवाल तो है अभी कि जुम्मा अभी 15 अप्रैल को वो अभी मुख्यमंत्री बने हैं और आप आज मई में बात कर रहे हैं। ये पहला उपचुनाव का जो नतीजा आया है, इसलिए मैंने कहा कि एनडीए को तो झटका है ही। ठीक है, इसमें एक सवाल और उठ रहा है कि पिता पुत्र की जोड़ी के वजह से भी थोड़ा कार्यकर्ता नाराज थे, इस वजह से भी जदयू यहाँ से चुनाव। देखिए ये चुनाव में फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वोटर कौन है? वोटर कार्यकर्ता नहीं, सबका मोटिवेशन उसके कुछ खास उद्देश्य और ध्येय होते हैं। अभी इसी साल अंतिम नवंबर दिसंबर तक पंचायत निकायों के भी चुनाव हो रहे हैं। तो जो सब कोई जो वोटर बना होगा उसको लोगों ने संपर्क साधा होगा, तो उसके भी कोई वजह और कारण होंगे। आम कार्यकर्ता की बजाय इसमें कास्ट की राजनीति चली होगी, इसमें सब तरह की बातें हुई होंगी। लेकिन कुल मिला जुला कर ये देखिए 2-3 ऐसे चुनाव हो गए हैं जिसमें पैसे का खेल का आम होता है। जब चुनाव होता है तो चर्चा होती है। एनडीए की तरफ से भी सवाल उठ रहा है। एक प्रवक्ता हैं हम के श्याम सुंदर जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़ास निकाली है इस सीट को लेकर कि भाई पहले से ही हम लोगों को पता था कि ये चुनाव हार रहे हैं हम लोग। अब इसका मतलब तो यही ना कहा जाएगा कि राधाचरण सेठ को के बेटे को जो कैंडिडेट बनाया गया वो एनडीए के लोगों को रास नहीं आया। एक वजह यही ना है। सोशल मीडिया पर श्याम सुंदर का लंबा चौड़ा पोस्ट है, वो पोस्ट भी हम दिखा देते हैं आपको। तो देखिए पूरा भड़ास निकाले हैं श्याम सुंदर जी अपना। यही कहते हैं कि अभी इन सब चीज़ को टोटल, अब सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, पार्टी अब जो पहले नीतीश जी का शासन था अब सम्राट चौधरी का शासन है, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी आपको देखने को मिलेगी। सर कहीं ये तो नहीं है कि बीजेपी की जब सरकार बनी है तब से जदयू के लोगों को बहुत ज़्यादा तवज्जो भाव न दिया जा रहा हो, क्योंकि कैबिनेट में भी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं कैबिनेट में नहीं? देखिए ये तो जो जदयू के मंत्री देख रहे हैं उनकी विफलता आप बता रहे हैं। एक बार किसी विभाग को, अब जैसे स्वास्थ्य विभाग का कोई नहीं आ रहा हो तो निशांत की विफलता न मानिएगा। ये सब कुछ पहले, अभी तो जुम्मा अभी 15 अप्रैल को ये सरकार बनी है, इसके पहले तो नीतीश सरकार ही थी ना। और विभागों में बहुत व्यापक फेरबदल तो हुआ नहीं है।
एक शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी अदला बदली हुई है। बाकी तो सब वही विभाग हैं। तो आप जो देख रहे हैं कि इंडस्ट्री का प्रस्ताव आ रहा है, कुछ प्रस्ताव रहा उस विभाग में लोगों ने, कुछ लगता है कि अपने काम के प्रति, अपनी भावी योजना के प्रति ज़्यादा सचेत हैं, इसलिए प्रस्ताव ला रहे हैं। ठीक है, इसमें एक इस सेक्शन में अंतिम सवाल मेरा ये है कि राजद ने कहा है कि देखिए ये बैलेट पेपर की जीत है और जब जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब तब हम लोग जीतेंगे और पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, अभी बैलेट पेपर तो ये चुनाव में बैलेट पेपर से होता है, इसमें तो प्रायोरिटी के हिसाब से वोट पड़ता है, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी वाली बात। तो जहाँ जहाँ इस तरह की वोटिंग का पैटर्न है जिन चुनाव में, वहाँ तो बैलेट से ही होगा। लेकिन अब जो पार्टियां आज की तारीख में चुनाव हारने के बाद ईवीएम देवता का याद करें जरा, ईवीएम का वो जमाना और बैलेट पेपर से जब सीधे वोटिंग होती थी, जरा बिहार खास कर उदाहरण है किस तरह से खून खराबा होता था, चुनाव में हिंसा होती थी। ये तो आपने देखा है। इसलिए अब जो मांग कर रहे हैं पार्टी, तो उनका दर्द है, उनकी मांग है, उनकी समझ है। जो मुझे लगता है कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव का जितना, इसको महापर्व कहते हैं, आज चुनाव में हिंसा नहीं देखने को मिल रही है तो लोगों को सुकून है। आपने देखा भी बंगाल में बिल्कुल, बंगाल में जिस ढंग से 93% वोटिंग हुई और हिंसा मुक्त चुनाव हुआ, ये वहाँ इतनी सारी व्यवस्था, मैं इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। भले चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त विवाद में है, वो एक अलग इशू है, लेकिन चुनाव आयोग ने यदि मुकम्मल ये व्यवस्था नहीं की होती, पैरामिलिट्री फोर्स को बूथ पर इस तरह से, तो लोग कैसे जाते वोट देने, उनको खुद भी साहस नहीं होता। जो बिहार इसका गवाह है, जब टीएन सेशन बूथ लूट लिए जाते थे, टीएन सेशन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने बिहार में ये प्रयोग किया था। फिर लालू प्रसाद के खिलाफ उसमें शासन में थे, लोग को लग रहा था कि लालू प्रसाद के शासन के खिलाफ टीएन सेशन की कार्रवाई है, लेकिन बूथों पर अभी ज्ञानेश कुमार को लोग, लेकिन बूथों पर जैसी व्यवस्था की उसका लाभ तो लालू प्रसाद को ही मिला था। जो समय कहते थे कि बैलेट बॉक्स से जिन निकला, जिन निकलने का मतलब था जो गरीब गुरबा वंचित समाज के लोग वोट नहीं देने जाते थे, उसको वोट देने का अवसर मिला था। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव इसीलिए जो बैलेट बॉक्स से जो लोग मांग करते हैं कि बैलेट पेपर से जब होगा तो यही रिजल्ट आएगा, और ईवीएम में आखिर केरल में कैसे जीत हुई कांग्रेस की, हाँ बिल्कुल, तमिलनाडु में वहाँ डीएम की हार कैसे हो गई, कोई सवाल है? इस तरह की बात जो लोग करते हैं, मैं मानता हूँ इसको अपनी राजनीतिक सुविधा के ढंग से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये और हारी हुई बाजी वाली बात ये होती है कि इस तरह की बात की जाती है। चलिए एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि राजद के इस रंग में भंग जैसा पड़ा है, क्योंकि एक उनका सिपाही, तेजस्वी यादव का सिपाही कहा जा रहा है कि नीट का पेपर वाले मामले में गिरफ्तार हुआ है। हालांकि लीक में वो संदिग्ध नहीं था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि वो लोगों को बरगलाता था, वो पूरा गिरोह था उन लोगों का, और लोगों से पैसे की डिमांड करके फर्जी पेपर बेचता था। हो गई ना बात, नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। ये पूरे 23 लाख से अधिक जो अभ्यर्थी थे उनके सपनों का के साथ खिलवाड़ हुआ, और उसमें बिहार से भी 1,60,000 परीक्षार्थी थे। तो बिहार तो ऐसे भी, बिहार में ये जो लोग थे जो बिहार से बाहर या कोटा में और कहीं जो अध्ययनरत हैं वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ से जो रजिस्ट्रेशन कराए उसकी बात तो अलग है। और ये जो रद्द होने के बाद जिस ढंग से सीबीआई ने कहा, परीक्षा रद्द हुई, सीबीआई जांच शुरू हो गई है, और मैंने देखा कि आज 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। एक आप बिहार से भी गिनती कर रहे हैं, उसमें भाजपा का भी 2 नेता गिरफ्तार हुआ है। देखिए इस तरह का जो एक पूरा अरबों का कारोबार हो रहा है, और ये कहिए कि पीछे 1 दशक में कोई 90 परीक्षाओं का ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। बिहार तो ज़्यादा बदनाम है। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा जरा पिछले साल का याद कीजिए ना, पटना के ही केंद्र में क्या हुआ था। यहाँ भी कई परीक्षा रद्द हुई, सिपाही की परीक्षा रद्द हुई, यूपी में तो और हद हो गया, राजस्थान में उसी ढंग की, और मध्य प्रदेश व्यापक घोटाला किसी से छिपा नहीं है। नीट की परीक्षा रद्द होना, जो इसके लिए अभी एक एजेंसी भारत सरकार ने बनाया, ये तो मैं उसकी पूरी विफलता है। और मैं मानता हूँ कि एक तो बात है कि नीट की परीक्षा ऑनलाइन क्यों नहीं ली जा रही है। हाँ, ये सवाल कल ये मेंटर्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी उठाया था। देखिए ये सवाल मैं कुछ परीक्षार्थियों से भी बात कर रहा था, सपना टूटा था। 1-2 से मैं पूछा तो रोने लगे लोग, कहा कि अंकल 2 साल हमने जिस ढंग से मेहनत की थी और हमें लगता था कि इस बार हमारा कोई सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता। वो एम्स की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन था कि हमारा सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। वहाँ तो फीस कम लगती है ना, वहाँ तो कोई इस तरह से कैपिटेशन फी और कोई लाखों में नहीं देने पड़ते हैं।
तो सबकी पहली लालसा ये होती है। और पैसे वाले जो होते हैं, जिस ढंग से प्रश्न पत्र लीक हुआ उसमें 60 लाख रुपए तक की लेन देन की बात आई है। ये कौन लोग करते हैं जो मेडिकल का एडमिशन के लिए अपने वार्ड को 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो अभी जो बात आपने की कि राजद का एक सचिव गिरफ्तार हुआ है, सचमुच ये राजद की छवि को तो नुकसान पहुंचता ही है। वैसे ही लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ना, सफ़ेद पोशों से भी संबंध रखते हैं। खुद अभी आप देखिए, नालंदा जिला बड़ा बदनाम है। कौन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए वहाँ एक ने तो ख्याति प्राप्त कर ली थी। उसका इमेज जो क्या था, कोई सम डाउन क्या कहते थे उसको, वो डाउन ही हो गया था अपने कामों से। और राजनीति में भी उसकी छवि ऐसे ही गिनती होती है। तो बिहार में ऐसे कई चेहरे हैं, लेकिन कुल मिला जुला कर एक सवाल है अभी सीबीआई के सामने, ये जांच लिपापोती होगी। जैसे मुझे याद है, लिपापोती होगी। पिछली बार सीबीआई की जांच का क्या है बताइए। जहानाबाद नीट छात्रा की जो आत्महत्या हुई कि हत्या हुई, क्या हुआ नतीजा। और पिछली बार भी मैं मानता हूँ जिस ढंग से आर्थिक अपराध इकाई ने पिछले साल जो इस कांड की जांच शुरू की थी, 21 लोग गिरफ्तार किए गए थे, बिल्कुल वो एक तरह से लॉजिकल एंड पर पहुंचने वाली थी। लेकिन वो सीबीआई इंक्वायरी में वो भी मामला सिफर हो गया। तो कुल मिला जुला कर एक बार जो खासकर सत्ता में बैठे लोगों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी सचमुच एक बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती। ये उनके लिए भी, वो क्या विभाग में कर रहे हैं। मीडिया वालों से सवाल में अभी भागते हैं। बिल्कुल। और चुनाव में कहीं कहीं प्रभारी बनते हैं, तो चुनाव में जीत उनके राज्य में हो रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री विभाग की परीक्षा में फेल हो रहे हैं। तो चलिए, बड़ी चुनौती है केंद्रीय शिक्षा मंत्री के लिए। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने एक सीट तो जीत लिया, लेकिन उनके रंग में भंग इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि उनका एक राष्ट्रीय सचिव, जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक जो व्यक्ति है वो राजद खेमे से है, तेजस्वी यादव का करीबी बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में और जो अपडेट आएगी वो अपडेट हम आपको जरूर देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।